बच्चों नमस्कार। मैं आपके सामने फिर सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर दूसरा, जिसमें आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। पहले लेक्चर में हमने आपको पूरा का पूरा इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन दिया था। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है, एडजॉर्बेंट क्या होता है, इसके अलावा डिसॉर्प्शन, सॉर्प्शन। फिर हमने आपको उसी लेक्चर में बताया था डिफरेंस बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन। सरफेस फिनोमेना क्या होता है, बल्क फिनोमेना क्या होता है, वो सारी बातें इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देख लिया है। हमने वहां पे एक सवाल किया था कि आखिर एडजॉर्प्शन होता क्यों है, एडजॉर्प्शन कैसे होता है, उसके पीछे कारण क्या है। आज आपको इस वीडियो में ये बिल्कुल क्लियर पता चलेगा कि एडजॉर्प्शन कैसे होता है और उसके पीछे कारण क्या है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो एडजॉर्प्शन करवाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम आज का टॉपिक जो है हम पढ़ेंगे, मैकेनिज्म ऑफ एडजॉर्प्शन। सबसे पहले हम आपको एक सिंपल बात बता दें कि एडजॉर्प्शन जो है वो सरफेस फिनोमेना है। तो आइए हम देखते हैं कि सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर एक मेटल ले लिया है या फिर कोई भी आपने एडजॉर्बेंट ले लिया है। यहाँ पे क्या लिया आपने, कोई भी एडजॉर्बेंट लिया है, यानी जिसके सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है। मान लीजिए कि ये कोई क्या है, मेटल है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं कि आपको पता है कि मेटल के बारे में, यानी सॉलिड स्टेट में आपने देखा होगा कि सॉलिड स्टेट में जो मेटल्स के पार्टिकल्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं जिससे वो मेटल बना होता है, उस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को हम यहाँ बना रहे हैं स्फेरिकल फॉर्म में। ठीक है ना, अभी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इसमें इतना स्पेस फिलहाल हमने दिया है, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एडजॉर्प्शन होता कैसे है और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि एडजॉर्प्शन कोई कराता नहीं, ऑलरेडी होता है। तो ऑलरेडी होने के लिए दो कंडीशन है, या तो फिर एंट्रोपी, पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी इंक्रीज कर रही हो, यानी एडजॉर्प्शन, हमने कहा कि एडजॉर्प्शन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, यानी ये सेल्फ होता है, कोई करवाता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपके पास में मेटल है, आयरन है, आप ये चाहते हो कि मेरा पूरा का पूरा आयरन रस्ट में चला जाए और हम बर्बाद हो जाए, ऐसा कोई नहीं चाहता। या फिर आपके पास कोई ज्वेलरी है, गोल्ड है, प्लेटिनम है या फिर सिल्वर है, उसकी शाइनिंग डल हो, कोई नहीं चाहता। वो सब चाहते हैं कि वो जो आपका गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम, उसकी शाइनिंग क्या हो, अच्छे से रहे। यानी कोरोजन जो चल रहा है वो एटमॉस्फेयर में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस चल रहा है, कोई करवाता नहीं, ऑटोमेटिक होता है। अब इसके पहले आपने थर्मोडायनेमिक सेकेंड लॉ में पढ़ा था कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने के लिए दो फैक्टर, एक आपका है एंट्रोपी और दूसरा है फ्री एनर्जी चेंज। अगर हमारे पास एंट्रोपी, यानी कि एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स विल बी इंक्रीज, यानी कि टोटल एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीज हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चल रहा है। और अगर वो डिक्रीज कर रहा है तो नॉन स्पॉन्टेनियस में चला जाएगा। अब मान लीजिए कि ये कंडीशन अगर अप्लाई नहीं हो रहा है तो कम से कम स्पॉन्टेनिटी के लिए एक दूसरा कंडीशन आता है जिसको हम कहते हैं फ्री एनर्जी चेंज, यानी डेल्टा जी। अगर डेल्टा जी निगेटिव हो, अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो ऐसे कंडीशन में आपका जो रिएक्शन है या जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनिटी होता है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, और अगर डेल्टा जी जीरो है तो कौन से स्टेट में, इक्विलिब्रियम। तो हम यहाँ पे सीखेंगे कि आखिर डेल्टा जी या फिर डेल्टा एस कहाँ पे चेंजेस चल रहा है जिसके वजह से स्पॉन्टेनियस प्रोसेस यानी एडजॉर्प्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो रहा है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमने यहाँ पे एक मेटल ले लिया है। अब आप अगर मेटल के अंदर वाले पार्टिकल पे जाते हैं, यानी कि बल्क के अंदर जाते हैं, आप कहीं पे किसी भी पार्टिकल के यानी अंदर वाले पार्टिकल के पास आप जाओ तो आप यहाँ क्या देख रहे हो कि अंदर वाले पार्टिकल पे चारों तरफ से अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। मीन्स द इनर पार्टिकल ऑफ द मेटल इज अट्रैक्ट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। ओके, जो इनर पार्टिकल है वो सभी पॉसिबल डायरेक्शन से अट्रैक्ट हो रहे हैं। देयर रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स विल बी जीरो। सीधा सा मतलब है कि अगर किसी भी एक पॉइंट पे ऑल डायरेक्शन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इक्वल है, तो उसका जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। लेकिन जरा आप सरफेस पे आइए, यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं, इन सरफेस के पार्टिकल पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो नहीं है। आप देख लीजिए,
यहाँ पे जो आपके जो सरफेस के पार्टिकल, अभी सरफेस के पार्टिकल में क्या चल रहा है, दो अट्रैक्शन फोर्स पैरेलल टू सरफेस चल रहा और एक अट्रैक्शन फोर्स कहाँ चल रहा है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। यानी सरफेस पे जो पार्टिकल है उसका जो रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स है वो जीरो नहीं है। अगर रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स जीरो नहीं है तो वो अपने अट्रैक्शन फोर्स को जीरो करना चाहिए, यानी उसके पास कोई ना कोई एक अट्रैक्शन फोर्स है, और यही वो अट्रैक्शन फोर्स है जो कि एडजॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आप सिंपली कह सकते हैं द इनर पार्टिकल ऑफ द बल्क दे आर अट्रैक्ट इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, सो द रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स विल बी जीरो। बट द पार्टिकल विच आर प्रेजेंट ऑन सरफेस, जो सरफेस पे पार्टिकल प्रेजेंट हैं, देयर रिजल्टेंट अट्रैक्शन फोर्स इज नॉट जीरो, दे हैव एनी अट्रैक्शन फोर्स, यानी उनके पास कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि एडजॉर्प्शन ड्यू टू इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल, यानी कि एडजॉर्प्शन होने के लिए जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो क्या है कि इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स ऑन द सरफेस मॉलिक्यूल, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडजॉर्प्शन। अब क्या होगा, इनके पास कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स है। अभी अट्रैक्शन फोर्स है तो ऐसे कंडीशन में सपोज दैट बाहर की तरफ आपके बहुत सारे गैसें हैं, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, बहुत सारी गैसें हैं। हमने यहाँ पे सॉलिड एडजॉर्बेंट लिया है और गैस एडजॉर्बेंट लिया है। अब बाहर की तरफ बहुत सारी गैसें, आपको पता, हमने बताया कि मेटल जो है एटमॉस्फेयर में रखा हुआ, तो एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसें हैं बाहर, यानी मेटल के बाहर बहुत सारी गैसें। अब क्या होगा कि इनके पास क्या है, एक अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, जिनके पास हम इसको कह रहे हैं इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स, अब इस इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से क्या करेंगे, जो एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है उनके सरफेस पे क्या लगाएंगे, अट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे। यानी जो सरफेस के पार्टिकल है उनके पास इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स है। इस इम्बैलेंस अट्रैक्शन फोर्स को कंप्लीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए इनके पास कुछ न कुछ अट्रैक्शन फोर्स है। इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो सरफेस के बाहर पार्टिकल है, जैसे कोई भी है, डस्ट पार्टिकल हो, मतलब बहुत सारी गैसें हैं, कोई भी पार्टिकल हो, वो क्या करते हैं, उसको अपने सरफेस पे अट्रैक्ट करते हैं। जब ये अट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो या फिर हाइड्रोजन हो, वो क्या करते हैं, इनके सरफेस पे आके डिपोजिट हो जाते हैं। इनके सरफेस पे इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, ये यहाँ पर रिटेन हो जाते हैं, मतलब इसके सरफेस पे क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं। ठीक है, अब हमको देखना है कि ये सरफेस पे जो डिपोजिशन चल रहा है वो किसकी वजह से चल रहा है। एक बात आपको हम बता दें कि आप यहां देख पा रहे हैं कि जब ये जो पार्टिकल है, सरफेस के जो पार्टिकल है, वो जब इन पार्टिकल को, यानी कि जो आपका एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल है, जो एडजॉर्बेंट है उसके सरफेस पे एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल आके डिपॉजिट हो रहा है, तो क्या बन रहा है, एडजॉर्प्शन बन रहा है। लेकिन अब क्वेश्चन यहां पर है कि आपने जैसे देखा होगा कि मान लीजिए कि यहां पर हो गया आपका हाइड्रोजन एटम और ये भी हो गया हाइड्रोजन एटम, दोनों अलग अलग एटम। जब ये एक दूसरे के साथ में कंबाइंड होते हैं तो आपका बनता है H2, मतलब H बॉन्ड H। आप सभी को थर्मोडायनेमिक्स में बताया गया होगा, 11th में थर्मोडायनेमिक्स बताया गया होगा कि जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड फॉर्मेशन एक्सोथर्मिक है, यानी निश्चित मान के चलिए कि जो एडजॉर्प्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में या तो फिर एक अट्रैक्शन फोर्स होगा जिसको आप यूनिवर्सल अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स। तो वान डर वाल अट्रैक्शन फोर्स एक यूनिवर्सल फोर्स है। पहले इनके पास क्या थी, काइनेटिक एनर्जी थी, और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये एक दूर दूर रोटेट कर रहे थे। लेकिन जब ये सभी इसके सरफेस पे आए तो कहीं ना कहीं इसकी एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, इनकी एनर्जी डिक्रीज हुई, लेकिन एडजॉर्बेंट और एडजॉर्बेंट के बीच में कोई अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हुआ, आपको पता है कि बॉन्ड इज ए टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स, और जब भी अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज करता है, बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो वो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यानी कि आप ऐसा कह सकते हैं कि जब एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल या फिर एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे आके डिपॉजिट होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, यानी कि सरफेस की जो एनर्जी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। इसका मतलब है कि सरफेस की एनर्जी अगर डिक्रीज कर रही है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक है। यानी आप ऐसा इन शॉर्ट कह सकते हैं, यानी पूरी तरह से कह सकते हैं कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस क्या है, एक्सोथर्मिक है। क्यों? क्योंकि वहां पे दो अनदर कंपोनेंट एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन फोर्स से क्या है, डिपॉजिट है, उसके सरफेस पे रिटेन है, उसके सरफेस पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है। तो ये जो अट्रैक्शन फोर्स है जिसकी वजह से दो डिफरेंट फेज के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में रिटेन है, एक दूसरे के पास हैं,
इसी अट्रैक्शन फोर्स की वजह से जो सरफेस की एनर्जी है वो डिक्रीज करती है, और डिक्रीज करने का मतलब क्या हो गया कि जब भी सरफेस की एनर्जी डिक्रीज करेगी तो इसका मतलब हो गया कि कौन सा थर्मिक हो गया, एक्सोथर्मिक हो गया। यानी कि जो सरफेस की एनर्जी डिक्रीज करे तो इसके लिए हम लिख सकते हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू निगेटिव, मतलब एडजॉर्प्शन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और आपको पता है कि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है तो हम साइन क्या लगाते हैं, निगेटिव लगाते हैं। चलो यहां पे क्लियर हो गया है कि डेल्टा एच निगेटिव होने वाला है। ये भी एक कंडीशन है स्पॉन्टेनिटी के लिए, आपने देखा होगा, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं होता है। फिर अब दूसरी बात करते हैं कि पहले ये क्या थे, गैस थे। आपको ये बताया जाता है कि गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है। अब ये जो गैसेस हैं ये आकर के एडजॉर्बेंट के सरफेस पे क्या हो रहा है, डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रेंडमनेस डिक्रीज कर रहा है। क्योंकि आपको पता है कि ऑक्सीजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, और गैस के पास में रेंडमनेस बहुत ज्यादा होती है, और मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस इज नोन एज एंट्रोपी। इसका मतलब क्या है कि इनके पास एडजॉर्प्शन के पहले इनके पास रेंडमनेस ज्यादा था, लेकिन जब एडजॉर्प्शन इसके सरफेस हुआ तो इनका रेंडमनेस क्या हुआ, कम हुआ। इसका मतलब क्या हो गया कि एडजॉर्प्शन प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो डिक्रीज कर रही है। चलो तो ये हो गया आपका डेल्टा एस, यहां पे हम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रही है, यानी इसको भी हम ले लेते हैं कि डेल्टा एस जो है वो निगेटिव में वैल्यू है। देखो एक बात बताते हैं कि डेल्टा एस की वैल्यू निगेटिव नहीं हो रही, हम यहां पे डिक्रीज की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि थर्मोडायनेमिक्स थर्ड लॉ क्या बताता है कि एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर द एंट्रोपी ऑफ प्योर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस विल बी 0। एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर का मतलब यह है कि -273 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस फाइंड कर पाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए एंट्रोपी 0 होने का कोई चांस नहीं है। लेकिन फिर भी यहां पे मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसेज हैं उनकी एंट्रोपी डिक्रीज कर रही है, इसलिए हमने यहां पर लिखा है डेल्टा एस डिक्रीज कर रहा है, यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन है, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। मान लीजिए टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, टेम्परेचर में कोई चेंज हम नहीं कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, इसलिए हम टेम्परेचर को क्या रखे हैं, कांस्टेंट रखें। तो कांस्टेंट रखे हैं, तो अब हमने आपको बताया है कि डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है, तो डेल्टा जी की वैल्यू अगर निगेटिव आती है तो आप कह सकते हैं कि रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आती है तो नॉन स्पॉन्टेनियस, अगर इसकी वैल्यू 0 आती है तो इसका मतलब है कौन सी स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में। अब जब इनिशियल कंडीशन में एडजॉर्प्शन शुरू होता है, जब ये सरफेस फ्रेश होता है और एडजॉर्प्शन स्टार्ट होता, उस समय का कंडीशन होता है डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। बस समझ गए, यानी कि जब एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो एडजॉर्प्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बहुत सारी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, जिसकी वजह से डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से ज्यादा हो जाती है। अब क्वेश्चन यहां पर है कि डेल्टा, अब यहां पे आपका हो गया डेल्टा जी इज इक्वल टू, ये वैल्यू किसमें है, माइनस में, इसके साथ साथ ये हो गया प्लस, सॉरी यहां हम लिख देते हैं माइनस, फिर टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये वैल्यू भी किसमें चली गई, माइनस में। अब ये माइनस और माइनस किसमें चला जाएगा, प्लस में। लेकिन मैंने आपको क्या बताया कि जब इनिशियल कंडीशन में एडजॉर्प्शन चल रहा होता है, इनिशियल कंडीशन में, तब वैल्यू क्या होती है, डेल्टा एच इज ग्रेटर देन टी डेल्टा एस। इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू पॉजिटिव में, ये पूरी की पूरी वैल्यू पॉजिटिव में जा सकती है, लेकिन डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो ज्यादा निगेटिव होता है, किसके कंपेरिजन में, डेल्टा एस के कंपैरिजन। इसका मतलब क्या हो गया कि डेल्टा जी किस में आ गया, निगेटिव में। ओके, जब डेल्टा जी निगेटिव में होता है इसका मतलब है कि रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियस। सीधा सा मतलब है कि आपका जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है जब वो स्टार्ट होता है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ही होता है। मैंने आपको बार बार बताया कि रश का फॉर्मेशन है, कोई भी इंसान ये नहीं चाहता कि उसका कोई भी चीज खराब हो। ठीक है, इसका सीधा सा मतलब है कि ये जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस है, इसलिए क्योंकि डेल्टा जी किस में आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। अब स्लोली क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जो ऑक्सीजन गैसेज हैं इसके सरफेस जब डिपोजिट होते जाते हैं तो एंट्रोपी की वैल्यू, क्योंकि डिपोजिशन डिक्रीज करता जाता है, अब उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो भी क्या होने लगता है, डिक्रीज करते जाता है। जैसे जैसे अट्रैक्शन फोर्स डिक्रीज करेगा एंट्रोपी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा कि डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस टी डेल्टा एस। नजर आ रहा आपको,
यानी कि जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो माइनस टी डेल्टा एच, यहाँ पे आप ध्यान लगाएंगे तो डेल्टा एच की जो वैल्यू है नेगेटिव है और माइनस टी डेल्टा एच की वैल्यू एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। जब डेल्टा एच और टी डेल्टा एच की वैल्यू इक्वल हो जाती है तो डेल्टा जी की वैल्यू आ जाती है 0। इसका मतलब क्या हो गया है कि इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज ऑन बिटवीन द एडजॉर्प्शन एंड डिसॉर्प्शन। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जब यहां से ऊपर की तरफ गैस जाएगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन, ठीक है। और जब ऊपर से यहां पे आ रहा है तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एडजॉर्प्शन, ठीक है। अब इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आपका डेल्टा एच और माइनस टी डेल्टा एच की वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, तो डेल्टा जी किस में चला जाता है, 0 में। अगर डेल्टा जी 0 में गया तो कौन सा स्टेट हो जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब इसी को हम कहते हैं एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। अब एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम क्या है, व्हेन द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, ध्यान से देखिए, व्हेन द रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, when the rate of adsorption is equal to rate of desorption, this condition is known as adsorption equilibrium। और यही adsorption equilibrium के लिए डेल्टा जी किस में चला गया, आपका 0 में। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि in initial condition when the adsorption will be start on the surface of adsorbent, at that time the delta G is more negative in comparison to delta S. Due to this reason delta G comes negative value, and after some time slowly the layer of adsorbent is formed on the surface of adsorbent, then the equilibrium stabilize between the desorption as well as adsorption। तो desorption और adsorption के बीच में क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम, रेट ऑफ adsorption इज इक्वल टू रेट ऑफ desorption, दैट इज नोन एज adsorption equilibrium। अब एक बात आपको हम बताते हैं कि अभी हमने आपको बताया कि जो एडजॉर्प्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एडजॉर्प्शन एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो आप यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पे सपोज दैट हमने क्या लिया, गैस, यानी एडजॉर्बेंट क्या है, गैस है, वो किसके सरफेस पे आ रहा है, मेटल के सरफेस पे आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एडजॉर्प्शन हुआ, एडजॉर्प्शन। अभी जो एडजॉर्प्शन हुआ तो इसके साथ क्या रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, ठीक है, यानी मेटल के सरफेस पे गैस बाहर निकल जाए, डिसॉर्प्शन। एक काम करते हैं, गैस मेटल के सरफेस पे आ रहा है तो यहाँ पे हम कर देते हैं कंडेंसेशन, कंडेंसेशन, ओके। और मेटल के सरफेस पर से जो गैस है वो बाहर निकल रहा है, उसको हम लिख देते हैं इवेपोरेशन। दिख पा रहा आपको, तो रेट ऑफ कंडेंसेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ इवेपोरेशन, या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ एडजॉर्प्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, दैट इज नोन एज इक्विलिब्रियम, एडजॉर्प्शन इन इक्विलिब्रियम या फिर एडजॉर्प्शन इक्विलिब्रियम। हमारे हिसाब से हम ये समझते हैं कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे कि एडजॉर्प्शन होता क्यों है, और ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इनिशियल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, बट आफ्टर सम टाइम दिस इज द इक्विलिब्रियम, यानी कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होने का चांस नहीं है। इनिशियल में स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है और कुछ टाइम के बाद में जब सरफेस एडजॉर्बेंट का कंप्लीटली कवर हो जाता है, किससे, एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल से, तब ये प्रोसेस हो जाता है इक्विलिब्रियम प्रोसेस, ठीक है। अब हम आपसे बात करेंगे कि एडजॉर्प्शन का मैकेनिज्म आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप, मैं लग रहा है काफ़ी इजीली आप इसको समझ गए होंगे, और आप इसको समझने के बाद खुद से आप नोट बनाइए ऑफ एडजॉर्प्शन। देखिए एडजॉर्प्शन का जो टाइप है उसके किसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं, ऑन दी बेसिस ऑफ, हम दो तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ या फिर टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ, on the basis of intermolecular attraction force, intermolecular attraction force between adsorbate and adsorbent। ध्यान रखना है कि पहला जो हम टाइप बताने वाले हैं वो बताने हैं कि ए टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एडजॉर्प्शन। नंबर 1 फिजिकल एडजॉर्प्शन, फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरा आपका आता है केमिकल एडजॉर्प्शन।
ध्यान रखना है, फिजिकल एडजॉर्प्शन को हम फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, फिजिकल एडजॉर्प्शन को फिजिसॉर्प्शन भी कहते हैं, और केमिकल एडजॉर्प्शन को हम केमिसॉर्प्शन भी कह सकते हैं, कहते भी हैं, ठीक है। अब फिजिकल एडजॉर्प्शन क्या है वो आपको थोड़ा सा हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि फिजिकल एडजॉर्प्शन व्हेन द वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि व्हेन द वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स अप्लाई बिटवीन एडजॉर्बेट मॉलिक्यूल एंड एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल, यानी कि जब एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट मॉलिक्यूल के बीच में वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स लाइक वांडर वाल अट्रैक्शन फोर्स लग रहा हो, तो वो जो एडजॉर्प्शन होगा उसी को हम कहते हैं फिजिकल एडजॉर्प्शन। दूसरी बात यह है कि व्हेन द केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन, यानी केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन फोर्स, व्हेन द केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन फोर्स आर अप्लाई बिटवीन द एडजॉर्बेट एंड एडजॉर्बेंट इज नोन एज केमिकल एडजॉर्प्शन। यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन में स्पेशली जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वांडर वाला अट्रैक्शन फोर्स होता है, और केमिकल एडजॉर्प्शन जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होता है वो होता है केमिकल बॉन्ड टाइप अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। अब एक बात हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि यहाँ पे सपोज दैट आप गैस ले सकते हैं, तो गैस और सॉलिड के बीच में हम स्पेशली फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन की बात करेंगे। लेकिन अगर मान लेते हैं कि हम सॉलिड लेते हैं और लिक्विड लेते हैं यानी सॉल्यूशन लेते हैं, तब हम कैसे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि टाइप ऑफ एडजॉर्प्शन क्या होगा। मैंने आपको क्या बोला, फिजिकल एडजॉर्प्शन में जनरली हम जो ले रहे हैं वो गैस ले रहे हैं और एडजॉर्बेट गैस ले रहे हैं और एडजॉर्बेंट क्या ले रहे हैं, सॉलिड। केमिकल एडजॉर्प्शन भी यही कर रहे हैं। लेकिन अगर सपोज दैट कि आपको कंसंट्रेशन देखना हो कि कंसंट्रेशन चेंज के अकॉर्डिंग हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं कि एडजॉर्प्शन क्या है, तो उसमें भी दो टाइप है। एक आपका हो जाएगा नंबर 1, यानी यहाँ पे लिख रहे हैं नंबर 3 पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, एंड नंबर 4 हम लिख रहे हैं निगेटिव एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। चलो अब थोड़ा सा हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव को भी देखेंगे। आप देखो मेन जो टॉपिक है वो है फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन, और काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें ज्यादातर बोर्ड में क्या आता है, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के डिफरेंस आते हैं, या फिर आप ऐसा कह सकते हैं फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन के एक्सप्लेनेशन आते हैं, यानी कि कौन कौन से टाइप, मतलब कौन कौन से उसके फैक्टर है जिस पर फिजिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा और कौन सा फैक्टर ऐसे हैं जिस पर केमिकल एडजॉर्प्शन डिपेंड करेगा। ओके, सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो दोनों के लिए कॉमन है, सरफेस एरिया इंक्रीज, एडजॉर्प्शन इंक्रीज। यानी कि फिजिकल एडजॉर्प्शन हो या फिर केमिकल एडजॉर्प्शन, दोनों के केस में एक फैक्टर बिल्कुल कॉमन है कि अगर आप सरफेस एरिया बढ़ाते हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं, तो एडजॉर्प्शन भी इंक्रीज होता है। फिलहाल उसको छोड़िए, फिजिकल एडजॉर्प्शन और केमिकल एडजॉर्प्शन के बारे में हम डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहले हम यहाँ बात कर रहे हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन एंड नेगेटिव एडजॉर्प्शन। देखिए पॉजिटिव एडजॉर्प्शन है क्या। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कंटेनर है। अब इस कंटेनर में हमने क्या किया कि पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन लिया। क्या ले लिया हमने, पोटेशियम क्लोराइड का कंसंट्रेट सॉल्यूशन ले लिया। यानी आप लिख सकते हैं कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। इसके अंदर हमने लिया ब्लड चारकोल, यानी कि कंसंट्रेट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड हमने कंटेनर में ले लिया एज ए सॉल्यूशन, और हमने एडजॉर्बेंट के फॉर्म में लिया है ब्लड चारकोल। यानी कि जो आपका एडजॉर्बेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या हो गया कि हमने जो एडजॉर्बेंट लिया है, यहाँ पे और थोड़ा ले लेते हैं, ये जो आपके एडजॉर्बेंट है, ये एडजॉर्बेंट है आपका ब्लड चारकोल। ध्यान से समझिएगा इसको, थोड़ा नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, आप समझ जाएंगे इसको। अब जैसे मान लीजिए कि यहां पर KCl क्या हो गया, KCl हो गया सॉल्यूट, और एक्वस सॉल्यूशन है, इसका मतलब है कि वाटर क्या हो गया, सॉल्वेंट। तो आप ध्यान से समझिएगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के अकॉर्डिंग ही आप पॉजिटिव और निगेटिव एडजॉर्प्शन को समझ सकते हैं। जैसे when the concentration of solute are increase on the surface of the adsorbent, ध्यान रखिएगा, when the concentration of solute
increase on the surface of adsorbent from the concentration of solution। यानी कि जब सॉल्यूशन में इनिशियल कंसंट्रेशन जो भी था उससे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूट का क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इनिशियल कंसंट्रेशन आपने जितना भी लिया हो हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन अगर आप ऑब्जर्व करते हो क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि जो आपके एडजॉर्बेंट हैं, एडजॉर्बेंट के सरफेस पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है और सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो एडजॉर्बेंट के सरफेस पे इंक्रीज कर रहा है और सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो सॉल्यूशन में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। यानी इन शॉर्ट आपको ऐसा देना है कि व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इंक्रीज ऑन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट दैट इज नोन एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अब हमने कंडीशन चेंज कर दिया, यहां पे हमने ले लिया क्या, डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ भी रहा हो। अब हम क्या कर रहे हैं कि अब हम वापस ये ब्लड चारकोल ऑलरेडी हम यूज कर चुके हैं। अब सपोज दैट कि डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड है, इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पहले से कम है, तो सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है। अब क्या होगा, व्हेन द सरफेस ऑफ एडजॉर्बेंट, व्हेन द सॉल्वेंट पार्टिकल, ध्यान दीजिए, व्हेन द सॉल्वेंट पार्टिकल आर डिपोजिट ऑन द सरफेस ऑफ द एडजॉर्बेंट, यानी पहले कंडीशन में क्या हो रहा था, पहले कंडीशन में हो रहा था कि सॉल्यूट पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जा रहे थे, जिसकी वजह से एडजॉर्बेंट के सरफेस पे कंसंट्रेशन सॉल्यूट पार्टिकल का इंक्रीज कर रहा था और सॉल्यूशन में डिक्रीज कर रहा था, तो उसे हम कहते हैं पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। अब दूसरा कंडीशन ये हो गया कि हमने डाइल्यूट पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया और एडजॉर्बेंट ऑलरेडी वो है। अब एडजॉर्बेंट पे सॉल्वेंट पार्टिकल जा रहा है, यानी एडजॉर्बेंट के सरफेस पे पहले क्या जा रहा था, सॉल्यूट पार्टिकल जा रहा था और सॉल्यूट पार्टिकल कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा था सरफेस पे, जिससे सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था, उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजॉर्प्शन कहते हैं। दूसरा हमने आपको क्या बताया कि हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन ले लिया पोटेशियम क्लोराइड का। अब क्या होगा, जब एडजॉर्प्शन शुरू होगा तो वाटर पार्टिकल मतलब सॉल्वेंट पार्टिकल एडजॉर्बेंट के सरफेस पे जाके डिपोजिट होंगे, जिससे एडजॉर्बेंट के सरफेस पे सॉल्वेंट पार्टिकल डिपॉजिट होंगे, तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट पार्टिकल डिक्रीज करेगा, सॉल्वेंट पार्टिकल के डिक्रीज करने के साथ साथ सॉल्यूट के पार्टिकल इंक्रीज करेंगे। मतलब सॉल्वेंट में सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा, अगर तो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कम होगा तो कहीं ना कहीं कंसंट्रेशन क्या होगा, हाई होगा। यानी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन हाई हो जाए, पहले कंडीशन में क्या था, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिक्रीज कर रहा था ड्यू टू एडजॉर्प्शन, दैट इज नोन एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन। और दूसरे कंडीशन में नेगेटिव एडजॉर्प्शन में द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू एडजॉर्प्शन, दैट इज नोन एज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज ड्यू टू एडजॉर्प्शन इज नोन एज पॉजिटिव एडजॉर्प्शन, क्योंकि कंसंट्रेशन एडजॉर्बेंट के सरफेस पे इंक्रीज कर रहा है। उसके बाद में दूसरा क्या है, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट, ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज ड्यू टू एडजॉर्प्शन ऑफ सॉल्वेंट, दैट इज नोन एज नेगेटिव एडजॉर्प्शन। ठीक है, इस लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे फैक्टर अफेक्टिंग एडजॉर्प्शन, जिसमें से कुछ पॉइंट हैं, जिसमें से पहला पॉइंट आपका हो जाता है नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, प्रेशर। ये जो है फैक्टर जो कि एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को चेंज कर सकते हैं, यानी एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर एडजॉर्प्शन के प्रोसेस को डिक्रीज कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं फैक्टर अफेक्टिंग द एडजॉर्प्शन। अभी कौन कौन से फैक्टर हैं जिसमें एडजॉर्प्शन प्रोसेस को वो चेंज कर सकते हैं, उसमें आप एक बात समझ सकते हैं कि तो सरफेस एरिया है, कंपलसरी आने वाला है, दूसरा आपका टेम्परेचर हो सकता है, तीसरा प्रेशर हो सकता है, चौथा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट और पांचवा नेचर ऑफ एडजॉर्बेंट। ठीक है, ये फैक्टर अफेक्टिंग है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। इसके साथ साथ उसी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे
कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल एडजॉर्प्शन एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। ये वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।